नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। और ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, चाहे वो आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 965 का एग्ज़ाम हो या फिर कोई और एग्ज़ाम हो, जैसे क्लर्क, हाई कोर्ट, सब इंस्पेक्टर, JPT। हर एक एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 190 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो 190 में बोलते हैं द ग्रेट बाथ वॉज डिस्कवर्ड इन, कि विशाल स्नानागार जो था वो कहाँ पर प्राप्त हुआ था। देखो, ग्रेट बाथ की बात करें कि ये कौन सी हड़प्पन साइट पर जो था वो मिला था, कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता पर मिला था, तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था। 190 का ऑप्शन सी सही आंसर है। अब ग्रेट बाथ जो था वो मोहनजोदड़ो में मिला था। आपने ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर ये स्थित है, तो ये पाकिस्तान में जो है वो स्थित है, प्रेजेंटली पाकिस्तान में ही स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। अच्छा, यहाँ पर हमें और क्या क्या देखने को मिला था, ये जो मोहनजोदड़ो था, तो यहाँ पर एक तो ये ग्रेट स्नानागार देखने को मिला था, ग्रेट बाथ देखने को मिला था। इसके अलावा यहाँ पर मृतकों का एक टिल्ला भी मिला था। इसके अलावा यहाँ पर जो था एक अनागार भी मिला था, जिसको आप ग्रेनरी कह सकते हैं। यहाँ पर जो था, यहाँ पर कांसे पर बनी हुई एक नृत्यकी की मूर्ति मिली थी, डांस करती हुई एक लेडीज़ की मूर्ति मिली थी यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें में हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिली। और आपने साथ में क्या ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा ऑप्शन में दिया गया है, हड़प्पा भी जो है वो इंडस वैली साइट्स में से एक है, रावी नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। लोथल हमारे इंडिया में ही स्थित है। इंडिया में ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, भगवा नदी के किनारे स्थित है, ये ध्यान रखिए। और अगर हम बात करें रोपड़ की, तो ये तो आपको पता ही है कि रोपड़ कहाँ पर स्थित है। रोपड़ जो है ये पंजाब में स्थित है। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित हुआ, तो पंजाब में मुख्य रूप से सतलुज नदी जो है वो बहती है रोपड़ वाली साइड, वहाँ पर ये स्थित है। तो ये सारा यहाँ से क्लियर हो गया। आगे देखिए आप 191 क्वेश्चन। 191 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं द आर्यन एट फर्स्ट सेटल्ड इन, तो बोलते हैं कि आर्य जो थे वो सर्वप्रथम इन्होंने कहाँ पर निवास किया था। आर्यों की बात करें कि सबसे पहले इन्होंने कहाँ पर निवास किया था, तो इन्होंने सबसे पहले पंजाब में निवास किया था। ऑप्शन डी सही आंसर है, पंजाब। पंजाब में आर्यंस के द्वारा सबसे पहले निवास किया गया। कई बार ना यही क्वेश्चन पूछा जाता है, परंतु पूछा जाता है कि आर्य सबसे पहले कहाँ पर बसे थे, आर्यन ट्राइब सबसे पहले कहाँ पर बसी थी। तो ऑप्शन में आपको वहाँ पर सप्त सिंधु देखने को मिलेगा। सप्त सिंधु रीजन में ये सबसे पहले बसे थे। और इनके बारे में आपने एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये आपने ध्यान रखना है कि आर्यन जो थे ये पेस्टोरल ट्राइब थी। कौन सी ट्राइब थी, ये पेस्टोरल नोमैड इनको कहते थे। और ये जो था विलेजेस में रहते थे, जहाँ पर भी रहेंगे विलेजेस में रहेंगे। और इनका फूड पूछा जाता है, तो इनका जो स्टेपल फूड था वो क्या था, शायद तो किसी एग्जाम में लास्ट टाइम पूछा गया था। तो दूध और दूध से बने हुए जो भी प्रोडक्ट होते थे वो इनका स्टेपल फूड जो था वो कहलाते थे। तो ये सब आर्यंस के बारे में आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 192 क्वेश्चन। यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कॉन्कर्ड डेक्कन अ नंबर ऑफ टाइम्स, तो बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित में से किस सेनापति ने दक्कन को कई बार जीता था। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति ऐसा था जिसने दक्कन को बहुत बार जीता था। वो उसका फेमस सेनापति था और उसका नाम था मलिक काफूर। ऑप्शन सी मलिक काफूर जो है वो सही आंसर है। पहले तो आपने इस मलिक काफूर के बारे में ही ध्यान रखना है। मलिक काफूर को जो था वो 1000 दिनारे भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, 1000 दिनारी इसको कहा जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत ही वफादार आप कह लीजिए ये था। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो इसने चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया था। इसने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो वहाँ पर शासन कौन कर रहा था, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो वहाँ पर शासन कर रहे थे रतन सिंह। रतन सिंह का नाम आपने ध्यान रखना है। बहुत टाइम से आपने भी रिवाइज नहीं किया होगा। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम है वो गुरसास्प हुआ करता था, अली गुरसास्प। अली गुरसास्प इसको बचपन में कहते थे, ये ध्यान रखिए। इसके कार्यकाल के दौरान अमीर खुसरो भी जो था वो विद्वान हुआ करते थे। इनके कार्यकाल के दौरान, अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान, ये ध्यान रखना है। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की थी। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हो गए। 193 क्वेश्चन देखते हैं।
193 क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ वैष्णवा स्कूल। तो वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो वैष्णव संप्रदाय था इसकी स्थापना की गई थी रामानुजा के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। रामानुज के द्वारा जो था वो वैष्णव स्कूल की स्थापना की गई थी। अगर आप रामानुज के बारे में और भक्ति संतों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे तो आपको जानने को क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कि रामानुज जो थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। और इनके बारे में आपको जानने को क्या मिलेगा कि इन्होंने जो था वो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। ये ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो रामानुज के द्वारा की गई। रामानुज के जो शिष्य होते थे उनमें रामानंद जो था वो सबसे पहले आते थे। तो रामानंद किसके शिष्य थे? रामानुज के शिष्य थे। और आपने ध्यान रखना है कि रामानंद के शिष्य बाद में कौन थे? तो रामानंद के शिष्य कबीर हुए। कबीर रामानंद के शिष्य थे। अच्छा, विशिष्टता द्वैत दर्शन ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विशिष्टता द्वैत दर्शन जो था ये रामानुज के द्वारा जो था वो प्रतिपादित किया गया था। और ये भी ध्यान रखना है साथ में आपने कि इनका जो संप्रदाय था वो वैष्णव संप्रदाय था। इनका कौन सा संप्रदाय था? वैष्णव संप्रदाय था रामानुज का। तो ये सारे क्वेश्चन रामानुज के बारे में ध्यान रखने हैं। इनके गुरु कौन थे वो ध्यान रखना है। कबीर के गुरु कौन थे वो ध्यान रखना है। शंकराचार्य ऑप्शन में दिया गया है। तो शंकराचार्य के द्वारा जो मठ स्थापित किए गए थे वो कभी मत भूलना। केदारनाथ मठ उत्तर में स्थापित किया गया था। श्रृंगेरी मठ इन्होंने दक्षिण में स्थापित किया था। और पुरी मठ इन्होंने पूर्व में स्थापित किया था। द्वारिका मठ इन्होंने कहाँ पर स्थापित किया था? पश्चिम में स्थापित किया था। तो ये 4 मठ शंकराचार्य के जरूर ध्यान रखने हैं आपने। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछते हैं 172 में। बोलते हैं यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुद्रा डिड गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? पहला तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन याद रखना है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो वो इनके द्वारा सारनाथ में दिया गया था। क्वेश्चन में ही लिखा है। और अब इन्होंने पूछा है कि कौन सी मुद्रा में दिया था। तो मुद्रा भी आपको ध्यान रखनी है। ये मुद्रा थी धर्मचक्र मुद्रा। धर्मचक्र मुद्रा आपने ध्यान रखनी है। ऑप्शन सी। अब और भी यहाँ से पूछा जाता है कि पहला उपदेश जो इन्होंने सारनाथ में दिया था वो किसको दिया था? कितने लोगों को दिया था? तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने अपना ये पहला उपदेश दिया था। और इसी जो पहला इन्होंने उपदेश दिया था इसी को जो है वो बौद्ध ग्रंथों में जो है वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम यहाँ पर दिया गया है। ये भी ध्यान रखिए। बौद्ध शब्द आपने सुना है। बुद्ध शब्द का मतलब क्या है? बुद्ध शब्द का मतलब है प्रकाशमान। तो प्रकाशमान इसका मतलब ज़रूर ध्यान रखना कि इसका मतलब क्या है। प्रकाशमान इसका मतलब है। अच्छा, ये तो बुद्ध के बारे में हो गया, बुद्ध के जन्म के बारे में हो गया। आपने कभी पढ़ा होगा कि बौद्ध जो थे, बुद्ध जो थे, प्रारंभ में जो था वो इनके 2 गुरु हुआ करते थे। इन गुरुओं के क्या नाम थे? इन गुरुओं के नाम थे, एक का नाम था अलार कलाम और दूसरे का नाम था रुद्रक रामपुत्र। तो इन 2 गुरुओं के नाम भी याद रखिएगा जो प्रारंभिक में इनके गुरु थे। बौद्ध धर्म जो था इसमें 4 संगीतियाँ हुई। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखना है कि कितनी संगीतियाँ हुई? मुख्य रूप से 4 संगीतियाँ हुई। पहली संगीति जो हुई थी वो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई थी। दूसरी संगीति वैशाली में हुई थी। तीसरी संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी संगीति कुंडल वन में हुई थी। तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ आपने ज़रूर ध्यान रखनी है कि ये कब कहाँ कहाँ पर हुई थी, ये ज़रूर ध्यान रखिए। अच्छा, ये भी हो गया। अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है बुद्ध के बारे में कि बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति बौद्ध गया में हुई थी। तो ये क्वेश्चंस बहुत हैं, इतने भी रिवाइज कर लिए और याद रख लिए तो बहुत हो गया। देखो, ये तो नहीं कह सकते कि आने वाले एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछ ले जाएगा, परंतु ये बात ज़रूर है कि जो मैंने आपको जानकारी बताई वहाँ से लिंक करके कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनेगा एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में बनेगा अगर आपने ध्यान से सुनी होगी चीज़ें तो आप एग्जैक्टली टिक कर पाएंगे। अच्छे से रिवाइज की होंगी तो अच्छे से टिक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं व्हेन डिड द फर्स्ट हून इन्वेंशन टेक प्लेस। तो बोलते हैं पहला जो हून आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 458 AD में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 458 AD में जो था पहला हून इन्वेंशन जो था वो हुआ था। ये ध्यान रखना है आपने।
अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा गुप्त शासक ऐसा था जिसने हुणों को जो था वो भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो स्कंद गुप्त के कार्यकाल के दौरान ये आक्रमण कर रहे थे, तो स्कंद गुप्त ने इनको रोका था। ये भी ध्यान रखिएगा ज़रूर यहाँ से। अच्छा, ये जो हून थे ना, इनका एक बहुत ही सक्सेसफुल रूलर भी रहा जिसको ये बहुत मानते थे, जो बहुत ही कामयाब भी रहा आक्रमण करने में। उसका क्या नाम था? उसका नाम था मिहिर गुल। मिहिर गुल का नाम आपने ध्यान रखना है कि ये जो था इनका बड़ा ही सक्सेसफुल जो था एक रूलर निकला। तो ये ध्यान रखिएगा। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बने, बस यही हुआ। हाँ, अगर हून के बारे में कुछ पूछा जाता है तो यहीं से मोस्टली क्वेश्चन ड्राइव हो जाएगा। आगे 174 में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं द इनोवेटर ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर वॉज। तो बोलते हैं अकबर के शासन के दौरान राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक कौन था। ये जो अकबर था ना, इसके कार्यकाल के दौरान नवरत्न हुए, और उन्हीं नवरत्नों में से एक क्या थे, वो बड़ा ही इनका जो राजस्व व्यवस्था थी, रेवेन्यू की सेटलमेंट थी, उसको बड़े अच्छे से देख रेख कर लेते थे। उनका क्या नाम हुआ? उनका नाम हुआ टोडरमल। राजा टोडरमल जो है 174 का सही आंसर है। ये ध्यान पता चला आपको यहाँ से। पहले मैंने आपके अकबर के नवरत्नों के बारे में बोला, तो अभी तक आपको याद हो गए होंगे ये नवरत्न। अकबर ने दीन इलाही संप्रदाय की स्थापना करवाई। दीन इलाही की स्थापना इसलिए करवाई गई ताकि सभी धर्मों के बीच में एक अच्छा सामंजस्य जो है वो बिठाया जाए। ये 1582 में अकबर के द्वारा जो था वो करवाई गई थी। ये ध्यान रखना है ना। एक और क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था। क्वेश्चन क्या पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कौन से मुगल एम्परर के कार्यकाल के दौरान यहाँ पर आई? तो वो अकबर के कार्यकाल के दौरान आई। ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया, परंतु इसमें कंफ्यूज मत रखिएगा कि थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस ये किसके कार्यकाल के दौरान यहाँ पर आए थे। तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान जो था ये कैप्टन हॉकिंस आया था, और इसी के कार्यकाल के दौरान ये सर थॉमस रो भी आए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आई थिंक पूछा गया है किसी एग्जाम में ये। तो इनमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि अकबर के कार्यकाल के दौरान आए थे, ये जहांगीर के कार्यकाल के दौरान आए थे। ये यहाँ से क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलते हैं हु डिज़ाइंड दी ताजमहल। ताजमहल को किसने डिज़ाइन किया? ये डिज़ाइन करने की बात जब कर रहे हैं ना, तो डिज़ाइन इसको उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो ये बनवाया किसके द्वारा गया था? शाहजहाँ के द्वारा ये बनवाया गया था। और शाहजहाँ के बारे में क्या क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि पीकॉक थ्रोन जो था वो किस मुगल के कार्यकाल के दौरान कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। तो वो शाहजहाँ ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, जिसको मयूर शासन भी कहते हैं। तो मयूर शासन के बारे में ध्यान रख लीजिए। और ये ताजमहल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है, जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो कौन से ईयर में किया गया था? इसको 1983 में किया गया था। 1983 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। 1983 में मैंने आपको और भी इंडियन साइट्स बताई थी जो ऐड की गई थी यूनेस्को की लिस्ट में, जैसे कि आगरा का फोर्ट हो गया, आगरा का किला हो गया। 1983 में ही एलोरा की जो गुफाएं थी महाराष्ट्र की, वो भी की गई थी। अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र की हैं वो भी 1983 में ही की गई थी। और आपने ध्यान रखना है, सबसे पहली जो साइट कभी भी शामिल की गई वो 1983 में ही की गई थी, और वो अजंता की गुफाएं थी। एलोरा की गुफाएं भी 1983 में ही हुई। आगरा फोर्ट हो गया आपका, इसके अलावा आपका ताजमहल हो गया, ये सारे 1983 में किए गए थे। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और सूर्य मंदिर कौन से ईयर में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, वो भी आप बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज गांधी बीटन अप एंड थ्रोन ऑफ द पेमेंट बाय द वाइट पीपल। तो बोलते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गोरे लोगों द्वारा गांधी पर वार किया गया था और पटरी पर उतार दिया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि उन्हें जो था वो गोरे लोगों के द्वारा पीटा गया था और पटरी से उतार दिया गया था। तो ये कहाँ पर हुआ था इनके साथ? ये डरबन में हुआ था। डरबन ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, यहाँ पर हुआ था। अब आपने क्या ध्यान रखना है, गांधी जी साउथ अफ्रीका कब पहुँचे थे? तो गांधी जी साउथ अफ्रीका 1893 में पहुँचे थे। 1893 में ये साउथ अफ्रीका पहुँचे थे, और 1983 में इनके पहुँचने के 100 साल पूरे हो गए थे। तो ये दिन मनाया भी गया था, ये ध्यान रख लीजिए। और ये 1893 में जो साउथ अफ्रीका गए थे, तो क्यों गए थे?
तो ये एक केस के सिलसिले में गए थे, जो अब्दुल्ला सेठ का केस था उसके सिलसिले में ये गए थे। तो वो भी ध्यान रखना है आपने, अब्दुल्ला सेठ का केस जो आपने बहुत बार सुना है। और एक वीडियो में मैंने आपसे साउथ अफ्रीका की कैपिटल पूछी थी। साउथ अफ्रीका की कैपिटल एनटी के एग्ज़ाम में पूछी गई थी। अब साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है ना, वो एक कैपिटल नहीं है, इसकी 3 कैपिटल्स हैं। वो किस तरह से हैं? देखो, साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल्स हैं उसमें एग्जीक्यूटिव कैपिटल अलग से आती है, लेजिस्लेटिव कैपिटल अलग से आती है, जुडिशियल कैपिटल अलग से आती है। जो इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो तो सभी को याद रह जाती है, वो है केप टाउन। केप टाउन इसकी लेजिस्लेटिव जो है वो कैपिटल है। एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल है इसकी जिसका नाम है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। और इसकी जो जुडिशियल कैपिटल है वो कौन सी है? जुडिशियल कैपिटल है इसकी ब्लॉमफोंटेन। ब्लॉमफोंटेन जो है ये पूछी गई थी एनटी के एग्ज़ाम में, ध्यान रखना है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ब्लॉमफोंटेन जो है इसकी जुडिशियल कैपिटल है। तो ये इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल हो गई, ये इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल हो गई, और जो एक ब्लॉमफोंटेन बच जाती है वो जुडिशियल कैपिटल हो गई। तो इस तरह से कैपिटल्स हैं इसकी। और पेपर में मुझे पता है आपसे हिंदी इंग्लिश भी पूछी जाती है, तो उसको लेकर भी आप चिंतित रहते हैं। तो वीडियो के लास्ट में हम हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी इंग्लिश के सेक्शन में किस तरह से है? सबसे पहला क्वेश्चन एंटोनियम पूछा गया है कॉम्पैक्ट का। तो कॉम्पैक्ट का जो एंटोनियम होता है वो होता है एनलार्ज्ड। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। कॉम्पैक्ट क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है किसी चीज़ को दबा देना या फिर जम जाना, किसी तरह से कह लीजिए आप। एनलार्ज्ड होता है फैला देना, उस चीज़ को बड़ा कर देना उस चीज़ को। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बोलते हैं अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो पर्सन भगवान की एग्जिस्टेंस के बारे में श्योर नहीं होता उसके लिए वन वर्ड यूज़ किया जाता है एग्नोस्टिक। ऑप्शन सी सही आंसर है। 165 में बोलते हैं द मीटिंग वॉज प्रिजाइडेड डैश बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो बोलते हैं 165 में होगा द मीटिंग वॉज प्रिजाइडेड ओवर, होगा यहाँ पर ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। करेक्टली स्पेल करना है करेंसी की स्पेलिंग, ऑप्शन बी इस तरह से होगी। निर्झर में समास पूछते हैं, तो निर्झर में ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास जो है वो आएगा। 168 में नायिका का संधि विच्छेद पूछते हैं, तो 168 में नायिका का संधि विच्छेद ऑप्शन डी होगा। न प्लस सी का ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और चलना का विशेषण पूछा गया है, तो चलना का विशेषण होगा चालू। ऑप्शन सी सही आंसर है 169 का, चालू इसका विशेषण है। और टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी हमें ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना इस तरह से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।